नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता खबर, जहां आवाज आपकी और खबरें हमारी होती है। फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को न्याय प्रणाली पर तीखा हमला बोलते हुए इसे न्याय का मजाक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानती याचिका खारिज किए जाने पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया कि एक तरफ बलात्कार और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उमर खालिद जैसे स्कॉलर पिछले 5 साल से बिना ट्रायल के जेल में बंद है। पीडीपी अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर लिखा कि न्याय का तराजू अन्याय के बोझ से टूट रहा है। जेल में बंद उमर खालिद ने भी हताशा में कहा कि अब जेल ही उनकी जिंदगी बन गई है। इस बयान ने एक बार फिर देश में यूएपीए, वफा कानून और वीआईपी कैदियों को मिलने वाली पैरोल की नैतिकता पर बहस छेड़ दी है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बीच पुणे की सियासत में जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के उस दावे पर तीखा पलटवार किया है जिसमें पवार ने बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व को विकास में नाकाम बताया था। पुणे में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा कि जो लोग बीजेपी के योगदान पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें पहले खुद को आईने में देखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि बीजेपी शासन में मेट्रो, रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट और 9,000 करोड़ रुपए की योजनाएं धरातल पर उतरी हैं। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही पुणे में 32,000 करोड़ की लागत से 54 किलोमीटर लंबा भूमिगत सड़क नेटवर्क पाताल लोक बनाया जाएगा। फडणवीस ने चुटकी लेते हुए कहा कि हम शरीफ लोग हैं और झगड़ा नहीं करते, लेकिन समय आने पर किसी से डरते भी नहीं। गौरतलब है कि अजीत पवार की एनसीपी ने इन चुनावों के लिए बीजेपी का साथ छोड़कर शरद पवार की पार्टी से गठबंधन किया है, जिससे मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को सोमवार रात दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप के अनुसार सोनिया गांधी को सांस लेने में तकलीफ और खांसी की समस्या के बाद भर्ती किया गया, जहां जांच में ब्रोंकियल अस्थमा बढ़ने की पुष्टि हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और कड़ाके की ठंड के कारण उनकी सेहत पर असर पड़ा है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और उन्हें एंटीबायोटिक्स व अन्य सहायक दवाएं दी जा रही हैं। उम्मीद है कि सुधार होने पर उन्हें 1-2 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सोनिया गांधी को पहले भी पेट से जुड़ी समस्याओं और प्रदूषण के चलते अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। दोस्तों, अगर आप सोनिया गांधी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ रक्षा और राष्ट्रीय स्वाभिमान के मुद्दों पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वैज्ञानिक रूप से बॉस इंडिकस कुबड़ वाली भारतीय सारा गाय ही पूजनीय गौ माता है और सरकार को इसकी हत्या पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। शंकराचार्य ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वे गाय की विभिन्न प्रजातियों में अंतर बताकर खान पान की गलत आदतों को जायज ठहराने की कोशिश न करें। सोमनाथ उत्सव का स्वागत करते हुए उन्होंने मांग की कि आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाली फिल्म गजनी को तुरंत हटाया जाए और पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां भारत लाने वाले शेर सिंह राणा को सम्मानित किया जाए। इसके पूरी से तावीन दरमाने बेच में गर्दी के बाद पृथ्वीराज गजनी को करने वाले अलावा उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के लिए शेख हसीना को दी गई शरण को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार को सलाह दी कि या तो हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें या हसीना को भारत से निष्कासित करें। बीएमसी के चुनाव को लेकर मुंबई में राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर है। खासकर बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के बीच छिड़ी होर्डिंग वॉर ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है।
बीजेपी ने पोस्टर लगाकर जनता से पूछा है कि आस्कर सामान से पिछले 25 सालों में उद्धव गुट ने मुंबई को क्या दिया। वहीं पलटवार करते हुए उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कोस्टल रोड, आधुनिक स्कूलों और अस्पतालों की उपलब्धियों के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर 25 साल के काम का हिसाब दिया है। मराठी बहुल इलाकों में मराठी अस्मिता और विकास के वादों की होड़ मची है, जबकि दिलचस्प बात यह है कि इस पोस्टरबाजी से फिलहाल कांग्रेस और शिंदे गुट नदारद दिख रहे हैं। 15 जनवरी 2026 को होने वाले मतदान से पहले मुंबई की सड़कें अब राजनीतिक दावों का मैदान बन चुकी हैं, जहां हर पार्टी खुद को मुंबई का असली रक्षक साबित करने में जुटी है। दोस्तों, पतंजलि योगपीठ के 32वें स्थापना दिवस पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने एक भव्य विकसित भारत का विजन पेश किया है। आज 6 जनवरी 2026 को हरिद्वार में आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि जिस दिन पतंजलि के गुरुकुल और विश्वविद्यालय की फसल तैयार हो जाएगी, उस दिन भारतीय रुपया, डॉलर और यूरो को पीछे छोड़ देगा। स्वामी रामदेव ने दावा किया कि योग और आयुर्वेद में वह ताकत है कि भविष्य में दुनिया के 200 देश भारतीयों से वीजा नहीं मांगेंगे और भारतीय पासपोर्ट की वैल्यू पूरी दुनिया में सबसे ऊपर होगी। उन्होंने घोषणा की कि पतंजलि जल्द ही ग्लोबल गुरुकुलम के जरिए दुनिया भर के 20,000 विदेशी छात्रों को सनातन शिक्षा देगा। इस दौरान आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि के 30 वर्षों के संघर्षपूर्ण सफर को याद किया। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। भारत को विश्व गुरु बनाने के इस संकल्प पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतीय सेना ने आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए एक शक्तिशाली विंग भैरव तैयार की है। 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर्स वाली यह मॉडर्न वेलफेयर फोर्स पहली बार 15 जनवरी 2026 को जयपुर में आर्मी डे परेड के दौरान अपनी ताकत दिखाएगी। भैरव को पैरा स्पेशल फोर्सेस और पैदल सेना के बीच के अंतर को पाटने के लिए बनाया गया है। इसमें शामिल भूमिपुत्र सैनिक रेगिस्तानी इलाकों और हाइब्रिड युद्ध कौशल में माहिर हैं। ड्रोन तकनीक और आधुनिक प्रधाने के लिए हथियारों से लैस यह बल सीमा पार अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। अगर आपको भारतीय सेना की यह उपलब्धि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, भैरव फोर्स पर अपनी राय कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुलाबी मीनाकारी से निर्मित भव्य राम मंदिर की अनुकृति भेंट की है। काशी की प्राचीन कला का यह बेजोड़ नमूना 108 दिनों की कठिन साधना और रामधुन के जाप के बीच तैयार किया गया है। 2 किलो चांदी, सोने और कीमती हीरो से जड़ी इस कलाकृति में 108 भाग हैं जो सनातन परंपरा के महत्व को दर्शाते हैं। जीआई टैग प्राप्त इस शिल्प को योगी सरकार ने ओडीओपी योजना के जरिए वैश्विक पहचान दिलाई है। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को यह कला भेंट कर चुके हैं। यह उपहार में भारत की वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदमों का प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, काशी की इस कला पर अपनी राय कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आ गया है, जिससे न्याय प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। रेप और हत्या जैसे संगीन जुर्मों में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम ने पिछले साल 2025 में 111 दिन जेल के बाहर बिताए, जबकि नियम के अनुसार 1 साल में अधिकतम 91 दिन, 70 दिन पैरोल और 21 दिन फरलो की ही अनुमति होती है। हैरानी की बात यह है कि पैरोल की शर्तों के विपरीत वह बाहर आकर म्यूजिक वीडियो लॉन्च करता है और ऑनलाइन सत्संग करता है। विपक्ष और कानूनी जानकार इसे वीआईपी ट्रीटमेंट बता रहे हैं, क्योंकि अक्सर उसकी रिहाई चुनावों या डेरा के बड़े कार्यक्रमों के इर्द गिर्द होती है। दोस्तों, अगर आपको यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
क्या किसी आम कैदी को भी ऐसी सरकारी कृपा मिल सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उत्तर प्रदेश की चुनावी तैयारियों को लेकर आज 6 जनवरी 2026 को एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के निर्देशानुसार राज्य की नई मतदाता सूची का मसौदा आज दोपहर तक आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड कर दिया जाएगा। इस विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत एसडी मतदाताओं की अलग सूची भी सार्वजनिक की जाएगी। खास बात यह है कि इस सफाई अभियान में राज्य के लगभग 2.89 करोड़ नाम हटाए जाने की संभावना है। नागरिक 6 फरवरी तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं या नए नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं। मतदाता अपना विवरण वोटर्स ECI.gov इन पर जाकर डिजिटल तरीके से सत्यापित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ संपन्न होगी, जिससे आगामी चुनावों के लिए एक त्रुटिहीन डेटाबेस तैयार हो सके।